पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के इम्पैक्ट के ऊपर चर्चा की थी और अब हम चर्चा करेंगे प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट की। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन है क्या या क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे इसके लिए विस्तृत रूप से मैंने आपको जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में शुरुआती कुछ वीडियोस में हमने डिटेल में आपको बताया है। यहाँ पर मैं संक्षेप में इसकी जानकारी दे देता हूँ। तो जब प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले ये रहता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जो सरकार के संपत्ति यानी सरकार की पूंजी से लगाए जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। या फिर ऐसे उपक्रम या ऐसे उद्योग जो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी सरकार की पूंजी लगी हुई है। इन उद्योगों को हम लोग या तो सरकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं या फिर सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। अब जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो ये इसमें आता है कि वो क्षेत्र जो पहले सार्वजनिक उद्योगों के लिए या सरकार के लिए रिजर्व हुआ करते थे, सुरक्षित हुआ करते थे, अब उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश दिया जाने लगा। यानी ऐसे क्षेत्र जहां जो पहले सरकार के लिए या सार्वजनिक उपक्रमों के लिए ही सुरक्षित होते थे, अब उनमें निजी उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। और धीरे धीरे ये बदलाव लाते लाते आप देखिए कि अब केवल दो ही सेक्टर ऐसे बचते हैं, एक रेलवे और दूसरा एटॉमिक एनर्जी, जो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए या सरकार के लिए सुरक्षित है। बाकी लगभग सारे जो उद्योग हैं उनमें निजी क्षेत्र भी काम कर सकते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जा चुकी है, इसीलिए यहाँ पर संक्षेप में आपको एक बार रिकॉल करवाएं। दूसरी बात, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो एक बात और ध्यान रखना है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके शेयर्स का बेचा जाना और शेयर्स को बेच करके उससे पूंजी यानी कि कैपिटल इकट्ठा करना, इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, अपनिवेश कहते हैं। तो जब किसी सार्वजनिक उपक्रम का अपनिवेश किया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, और धीरे धीरे उसका डिसइन्वेस्टमेंट या तो एक साथ या फिर धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करके उसकी जो सरकार की कुल पूंजी है उसको कम करके 49% तक ले आया जाता है, तो वो उद्योग भी क्या हो जाएंगे, जो है निजी उद्योग के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इस तरह की प्रक्रिया कई तरीकों से की जा सकती है। या तो किसी सार्वजनिक उद्योग के 100% शेयर बेच दिए जाएं, उसके प्रबंधन पर निजी जो उद्योग है, निजी जो क्षेत्र है उनका नियंत्रण हो जाए तो प्राइवेटाइज हो जाएगा। कोई सार्वजनिक उद्योग है उसके 51% शेयर बेच दिए जाए और जो निजी जो क्षेत्र है या निजी जो लोग हैं उन्होंने जो शेयर खरीदे उससे उस उद्योग का यानी सार्वजनिक उद्योग के प्रबंधन पर उनका नियंत्रण बढ़ जाएगा। ये जो सारी प्रक्रिया है यानी कि सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों के बेचे जाने की या सार्वजनिक उद्योगों के वाले रिजर्व वाले क्षेत्र में निजी उद्योगों के प्रवेश की, ये सब प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्रों का जो प्रभाव वाला क्षेत्र था वो मिनिमाइज होने लगा। तो मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी सार्वजनिक उद्योगों के शेयर बेचे गए, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, पब्लिक सेक्टर के महत्व को मिनिमाइज किया गया, थोड़ा कम किया गया, और जो क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे उनको उनके रिजर्व वाले क्षेत्र में भी अब निजी क्षेत्रों को प्रवेश दिया जाने लगा। तो हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद प्राइवेटाइजेशन का महत्व बढ़ गया। अब जब प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसके कुछ फायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। देखिए, फायदे भी हुए। फायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या मिला, तो मोनोपोली, जो सार्वजनिक क्षेत्रों का जो मोनोपोली था, एकाधिकार था, वो क्या हुआ,
कम होने लगा। तो बहुत सारे सेक्टर जहां पे कंपटीशन ही नहीं थे, केवल सार्वजनिक उपक्रम ही काम करते थे और उस एकाधिकार के कारण उनकी जो गुणवत्ता थी, उनकी जो क्वालिटी थी उसमें कमी होती थी और लोगों को मजबूरन उस क्वालिटी की वस्तुओं को लेना पड़ता था और जो कीमत तय होती थी उसी पर लेना पड़ता था। तो अब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उन सार्वजनिक क्षेत्र में, उन सार्वजनिक उद्योगों वाले क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी आ गए और जब निजी क्षेत्र आ गए तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा। एक तो निजी उद्योगों का आपस में प्रतिस्पर्धा और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा। तो इसके इम्पैक्ट सकारात्मक भी पड़े और नकारात्मक भी पड़े। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा होगा? सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि जो वस्तुओं की गुणवत्ता थी उसमें बढ़ोतरी हुई, बाजार में जो कीमतें, जो मोनोपोलिस्टिक नेचर के कारण, सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के कारण कीमतें जो ज्यादा होती थी अब कम होने लगी। बाजार में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुणवत्ता की वस्तुएं आने लगी, अलग अलग किस्म के चॉइसेस, यानी कि लोगों के चॉइस के मुताबिक वस्तुएं आने लगी। जो उद्योग, जो मार्क ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करने लगे जो लोगों की जरूरतों के अनुकूल होते थे। तो ये सब चेंजेस, सकारात्मक बदलाव जो है प्राइवेटाइजेशन के कारण इंडियन इकोनॉमी में दिखाई पड़ने लगा। दूसरा इंपैक्ट ये हुआ कि सरकार का जो बहुत सारा पैसा, बहुत सारे जो उद्योग थे उस समय 1990 के डिकेड में होता ये था कि ऐसे बहुत सारे उद्योग थे जो घाटे में चल रहे थे। उनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी भी होते थे, अधिकारी भी होते थे और उनका काम करने का जो तरीका था बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड नहीं था, यानी उत्पादन केंद्रित नहीं था। वो पूरी तरह से एफिशिएंटली काम नहीं करते थे। कई उद्योगों में ये था कि यूनियन और प्रबंधन, मैनेजमेंट के बीच या सरकार के बीच डिस्प्यूट्स यानी विवाद भी चलते रहते थे। तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित होता था। अब ये हुआ कि धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, सार्वजनिक उद्योगों को जो घाटे में चल रहे थे उनको बेचने की प्रक्रिया शुरू की। तो इससे दो चेंजेस आए। जब सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जाने लगा, व्हेन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वेर सोल्ड, तो एक तो सरकार के इस डिसइन्वेस्टमेंट से कैपिटल मिला, पूंजी मिली गवर्नमेंट को। जिस पूंजी के माध्यम से सरकार का जो बजट घाटा होता था, जो बजट डेफिसिट होता था, वो कम हो गया क्योंकि कैपिटल सीधे सीधे सरकार को मिलने लगा उस पूंजी निवेश से। दूसरा फायदा ये हुआ, द सेकेंड एडवांटेज वाज दैट कि जो पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रहे थे या जिनका तकनीकी रूप से जो बहुत अपग्रेडेड नहीं थे, तो जब उसमें निजी शेयर खरीदा गया या निजी क्षेत्र का उसमें प्रवेश हुआ तो टेक्नोलॉजिकली उनका अपग्रेडेशन हुआ, उनकी तकनीकी रूप से उनकी प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी उसमें आई, नए नए उसमें थॉट आए, आइडियाज आए और इसके कारण क्या हुआ, वो उद्योग, जो उद्योग घाटे में चल रहे थे, जब उसमें नई टेक्नोलॉजी लाई गई, जब उसमें प्रबंधन में बदलाव किया गया, जब उसके मैनेजरियल स्किल में चेंजेस किए गए, तो उस ऐसे उद्योग भी लाभ में आने लग गए। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए पब्लिक सेक्टर में और दूसरा जो घाटे वाले, बहुत ज्यादा घाटे वाले उद्योग थे, उनके शेयर बेचे जाने के कारण सरकार को जो है सीधा सीधा सरकारी खजाने में जो है डिसइन्वेस्टमेंट के कारण कैपिटल की प्राप्ति हुई, जिससे बजट घाटा जो है वो कम होने लगा, जो डेफिसिट था, बजट डेफिसिट, वो कम होने लगा। तो ये भी एक एडवांटेज इससे मिला। और क्या फायदा हुआ, तो इससे ये हुआ कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज के नंबर्स बढ़े। हर एक सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री खुलने लगे, कुछ स्मॉल, कुछ लार्ज प्राइवेट इंडस्ट्री। स्टील के सेक्टर में भी प्राइवेट इंडस्ट्री आए, सीमेंट के सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ने लगी और दूसरे सेक्टर्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें भी इंडस्ट्रीज। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़े। कुछ विदेशी सेक्टर्स को भी भारत में प्रवेश मिलना शुरू हो गया था, तो विदेशी जो प्राइवेट कंपनियां थी वो भी भारत में आई। इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आई जिन्होंने भारत के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर जो है इंश्योरेंस
कंपनियां लगाई, इंश्योरेंस कंपनियों का विकास हुआ, बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर में जो विदेशी बैंक थे वो भारत में आए, उन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करके मिलकर के नए नए बैंक खोले, है ना। स्टील की इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे विदेशी स्टील इंडस्ट्री जो है भारत में लगाई गई, जिससे भी स्टील के नए नए प्रोडक्ट, नए नए तरीके के स्टील का निर्माण हुआ। आपका खासकर टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया। जो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में जो नए कुछ तो विदेशी कंपनियां आई और कुछ हमारे देश के ही जो उद्योगपति थे उन्होंने भी टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में प्रवेश किया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब क्षेत्रों में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, इन सब क्षेत्रों में जब निजी उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी और निजी उद्योग जब लगाए जाने लगे तो क्या हुआ, इससे प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ने लगा, जीडीपी में ग्रोथ हुई, ग्रोथ बढ़ने लगी। जीडीपी का ग्रोथ हर साल 5%, 6%, 7%, 8%, 9% तक ग्रोथ होने लगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, स्टैटिक थी इकोनॉमी, स्थिर थी, केवल पब्लिक सेक्टर ही काम करती थी और उन्हीं वो जो जितना उत्पादन करते थे या जितना बेचते थे उसी से इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता था। अब पब्लिक सेक्टर तो काम कर ही रहे हैं अपना, साथ में प्राइवेट सेक्टर जो आए उन्होंने भी उत्पादन बढ़ाया, उन्होंने भी इंडियन मार्केट को प्रभावित किया। तो इससे जो है प्रोडक्शन भी बढ़ा और साथ में निजी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, उद्योग मतलब उत्पादन भी बढ़ा और रोजगार के अवसर भी बढ़े। लेकिन ये रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में ज्यादा बढ़े और पब्लिक सेक्टर में इनकी जो कैपेसिटी थी उनकी धीरे धीरे कमी आई एम्प्लॉयमेंट की, और एम्प्लॉयमेंट का उधर जो है कम हुआ और निजी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ने लगे। तो ये एडवांटेज या पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आपको यहाँ पर बताया गया प्राइवेटाइजेशन का। अब देखिए खाली पॉजिटिव इंपैक्ट ही नहीं हुआ, कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी हुआ कि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ बहुत सारे उद्योग आ गए एक ही सेक्टर में, जूट इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में और दूसरे और भी कई उद्योगों में जो है, शुगर इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे जो हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्री थे और जो हमारे इंडियन जो कंपनियां थी, जो उद्योग थे, वो उस प्रतिस्पर्धा में उनको बहुत मुश्किल आई, टिक नहीं पा रहे थे। कई उद्योग तो सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस के शिकार हो गए, यानी औद्योगिक बीमार हो गए वो, यानी कि उनका घाटा बढ़ता चला गया और कई सालों तक, 2, 3, 4 सालों तक जो है वो घाटे में दिखाने लगे, घाटा होने लगा, उनको डेफिसिट होने लगा। दूसरी चीज, जो बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया था वो बैंकों को कर्ज भी वापस नहीं कर पा रहे थे। तो अब देखिए क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक बीमार, इंडस्ट्रियल सिकनेस हो गया। फिर चूंकि पब्लिक सेक्टर का देखिए एक उद्देश्य ये भी होता है कि जहां एक तरफ लोगों को रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट देना उनका मकसद होता था, वहीं दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स, जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको सरकारी मदद की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए पब्लिक सेक्टर जो था ये बहुत सारा काम करता था, खासकर वेलफेयर स्कीम्स को चलाने में। अब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जो निजी उद्योग तो देखिए लाभ के लिए स्थापित किए जाते हैं, प्रॉफिट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री। निजी उद्योग जो है उनकी संख्या बढ़ी, सार्वजनिक उद्योगों की संख्या कम हुई। तो सार्वजनिक उद्योगों के और नीतियों में भी बदलाव आया, पॉलिसीज भी चेंज हुई। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो वेलफेयर स्कीम्स थे उनकी संख्या कम होने लगी और इसका इंपैक्ट जो है वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर पड़ा। तो प्राइवेटाइजेशन का फायदा था, लेकिन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग थे, उनको इसका नुकसान भी हुआ। तीसरी बात है कि इनइक्वालिटी बढ़ी, असमानता बढ़ी। हमारे समाज में एक तरफ पहले से ही असमानता थी और अब जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो इसके कारण इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ने लगी। तो इनइक्वालिटी की स्थिति ये है कि अगर आप अभी 2017 का आंकड़ा देखेंगे, और ये कहीं ना कहीं उस पॉलिसी से ही जुड़ा हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि उसके कारण प्राइवेट इंडस्ट्रीज बढ़े। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो लाभ हो रहा है उनका अपना लाभ है,
वो जरूरी नहीं है कि उस लाभ का उपयोग वो जनता के हित में करे, वो करना चाहे करे, लेकिन सरकार उन्हें कंपेल नहीं कर सकती है कि वो इस पैसे को सड़क बनाने में लगाएं या बिजली उत्पादन में लगाएं या डैम प्रोडक्शन में करें। ये उनकी मर्जी है कि वो इंडस्ट्री बनाने में लगाएं या जो भी करें। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे निजी उद्योग थे उनको लाभ तो मिला, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी डिस्पैरिटी थी, इनकम डिस्पैरिटी, वो सोसाइटी में बहुत बढ़ गई। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में in our country 73% of the wealth generated in 2017 went to richest 1%। यानी हमारे देश में, हमारे देश का जो टोटल संपत्ति है उसका 73%, 73% केवल 1% लोगों के पास है, और 99% लोगों के पास, 99% जो बचे हुए लोग हैं वो बचे हुए 27% का खपत करते हैं। यानी 1% लोगों के पास 73% और 99% लोगों के पास टोटल 27%। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी समाज में इस पॉलिसी के बाद बढ़ी, क्योंकि सरकार के पास अब इस इनइक्वालिटी को जो है कम करने का कोई बहुत बड़ा प्रभावी कदम नहीं था। क्योंकि पब्लिक सेक्टर से क्या होता था, वो लोगों को रोजगार भी दे पाते थे, वो लोगों की आय को भी सुनिश्चित, इनकम को सुनिश्चित कर पाते थे। इसके अलावा जो उन क्षेत्रों में, जो मान लीजिए ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ है, सरकार वहां इंडस्ट्री लगाती थी। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद ये कंपेल नहीं कर सकते थे कि भाई यही इंडस्ट्री लगाइए, ये क्षेत्र पिछड़ा है। भाई प्राइवेट इंडस्ट्री लगाएगी, लेकिन वो ये भी तो देखेगी कि हमें प्रॉफिट कहां होगा, किस सेक्टर में हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सब चेंजेस भी इकोनॉमी में आए, इंडियन इकोनॉमी में। तो इनइक्वालिटी भी बढ़ी, अच्छा क्लास स्ट्रगल भी बढ़ा, क्योंकि भाई प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो थे प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम करना चाहते थे, और वो कम पेमेंट देकर, कम तनख्वाह देकर, सैलरी देकर के ज्यादा घंटों तक काम कराना चाहते थे। सुविधाएं भी कम दी जाती थी, जितनी सुविधाएं पब्लिक सेक्टर द्वारा दी जाती थी उतनी प्राइवेट सेक्टर द्वारा तो नहीं दे सकते थे। अब इसके कारण क्या होता था, क्लास स्ट्रगल बढ़ गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, श्रमिक आंदोलन होने लगे, लेबर मूवमेंट होने लगे, अपोजिशन होने लगा, और ये एक डिस्प्यूट का कारण स्ट्रगल जो है वो बढ़ता चला गया। तो जैसे जैसे सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की या प्राइवेटाइज करने की कोशिश की पब्लिक सेक्टर को, तो जो एम्प्लॉइज पब्लिक सेक्टर में होते थे उन लोगों ने इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया। और आज भी होता है, जब भी सरकार किसी पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचने की घोषणा करती है तो आप लोगों ने पेपर में, टेलीविजन में देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी रैलियां निकाल करके, जुलूस निकाल करके जो है सरकार, लोग एम्प्लॉइज क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है हमारे देश की धरोहर है और इसे प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। उनके अपने तर्क होते हैं और उसमें भी सच्चाई होती है कि पब्लिक सेक्टर देश की धरोहर है, इसे अगर आप धीरे धीरे ऐसे प्राइवेटाइज करते जाएंगे तो एक वक्त आ जाएगा जब जरूरत रहेगी देश के विकास की, सड़क बनाने की, बिजली पैदा करने की या वेलफेयर स्कीम की, तो आप प्राइवेट इंडस्ट्री से पैसा मांगने जाएंगे और मिलेगा नहीं। तो पब्लिक सेक्टर का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो एम्प्लॉइज का या मजदूरों का अपना एक तर्क है, वो भी सही है, लेकिन सरकार के नजरिए से, गवर्नमेंट के नजरिए से भी ये देखना होगा कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज अगर पब्लिक को ज्यादा फायदा दे रहे हैं, अधिक गुणवत्तापूर्ण चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे देश का जो है टैक्स बेनिफिट भी बढ़ रहा है, तो सरकार उस नजरिए से भी सोचती है। लेकिन यहां पर एक लॉस ये देखने को मिला कि क्लास स्ट्रगल बढ़ गया प्राइवेटाइजेशन का। तीसरी बात ये है, एक और पॉइंट ये है, वीकर सेक्शंस के लिए जितना फायदा पब्लिक सेक्टर के द्वारा दिया जाता था उतना फायदा जो है ये निजी क्षेत्रों के द्वारा नहीं दिया जाता था। और जो नेशनल इंपॉर्टेंस था, हमारा जो राष्ट्रीय महत्व के लिए जो बहुत सारे जो उद्योग थे, जो राष्ट्रीय, जिनका हम राष्ट्रीय महत्व का मानते थे, उन महत्वपूर्ण सेक्टर्स में भी निजी क्षेत्रों का प्रवेश आ गया। इवन अभी तो ये है कि डिफेंस सेक्टर के कई जगहों पर, डिफेंस के भी कई चीजों के निर्माण को प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया है। इवन
रेलवे जो कि अभी तक रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए, उसमें भी रेलवे परिवहन की जिम्मेदारी या रेलवे परिवहन का काम भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने लगा है। तो प्राइवेटाइजेशन का ये हुआ फायदा कि इससे हमारे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ी, गुणवत्ता बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट का तरीका बढ़ा। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन के कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जैसा कि मैंने बताया, जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए जो जितना बेनिफिट पब्लिक सेक्टर देती थी उतना संभव नहीं हो पाया। दूसरी चीज, प्राइवेटाइजेशन के कारण ये भी नुकसान हुआ कि जिस तरह से वेतन और सुविधाएं जो सार्वजनिक उपक्रम दिया करते थे उतना देना संभव नहीं था निजी उद्योगों के द्वारा। नेशनल यानी राष्ट्रीय जो सुरक्षा का मामला था उस पर भी पूरा ध्यान देना प्राइवेट सेक्टर के लिए संभव नहीं था, और अधिक प्राइवेटाइजेशन के कारण ये समस्या भी देश के सामने आ गई। तो प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट भी प्राइवेटाइजेशन के फीचर्स भी आपने देख लिए, प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स भी देख लिए, और प्राइवेटाइजेशन के जो निगेटिव इंपैक्ट है वो भी सामने आ गया। थैंक यू।